गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आरआरबी बैच लिया था, एनटीपीसी का बैच नहीं लिए तो चलेगा ना सर? बिल्कुल पूनम, बिल्कुल चलेगा बेटा। आरआरबी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये बैच, ठीक है। आरआरबी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये बैच। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा शुरू करते हैं सेशन को फटाफट से। तो आज है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का, या ये कहो कि अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, ठीक है, या अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ठीक है। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण या फिर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। देखो भैया ध्यान से, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। यहां से बढ़िया और बिल्कुल बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक, जिसकी शायद आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ना भी हो, आपने बहुत ज्यादा ना भी पढ़ा हो, हल्का फुल्का भी पढ़ा हो, तो भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। इतना बेसिक चैप्टर है ये। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। शैलेश बाबू 143। चलो भाई सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पूनम बेटा ये अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं आगे कर पाऊंगा, अभी थोड़े टाइम की कमी है, तो कंपाइलेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और टीम पता नहीं कैसे करके देगी, तो मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं चाहता, पर हां आगे जरूर हो जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का ये, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा लोड ज्यादा है मेरे ऊपर, है ना, थोड़ा काम ज्यादा है, क्लासेस ज्यादा है, उस चक्कर में हो नहीं पाएगा। चलो बेटा, तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अच्छा, सभी लोग जो भी सीधे डायरेक्टली एटीएम से जुड़े हैं, सबको बता दूं कि होली का ऑफर अभी भी चल रहा है। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन, तुम सब जानते हो अपनी एप्लीकेशन का नाम। और आप अगर फाउंडेशन बैच से नहीं जुड़े हो तो बिना देरी किए जुड़ जाओ, ताकि आपका सारा का सारा जो कंटेंट है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। लाइव बैच तो है ही, वीओडी भी अवेलेबल है। जो सीधे एटीएम से जुड़े हैं उनको बोल रहा हूं, अगर लग रहा है कि तुम्हें 1% भी थ्योरी में दिक्कत है, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ रही तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये बैच लेना ही नहीं। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि यार पता नहीं हमने क्या क्या छोड़ दिया होगा, सर ने क्या क्या एक्स्ट्रा करवा दिया होगा, या सर कितना डेप्थ में करवा रहे हैं, तो बेटा ये बैच फटाफट से लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन, और पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉल्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखो भाई, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। हमारी इकोनॉमी को हम 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। मैं भी यहां पे आपको बिल्कुल बेसिक डिफरेंस बताऊंगा तीनों में, उसके बेसिस पे फिर तुम जज करना क्वेश्चंस में कि कौन सा क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, फिर एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और उसके बाद है टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भैया। बहुत बढ़िया कौशिक बाबू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। करण सिंह बहुत बढ़िया, बारिश के मजे लो और पढ़ाई भी करते रहो। तो अब देखो ये तीनों सेक्टर्स हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को मेनली हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी।
प्राइमरी सेक्टर का मतलब है अर्थव्यवस्था का वो सेक्टर, वो क्षेत्र जो सीधे सीधे रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ है। यानी यहां पर ऐसी आर्थिक गतिविधियां हो रही होंगी जो कच्चे माल से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, कच्चे माल से रिलेटेड है, या फिर सीधे सीधे प्रकृति पर आधारित है। यानी प्राइमरी सेक्टर में वो गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे सीधे हम नेचर के साथ इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड और प्रकृति से रिलेटेड, ठीक है, नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड। यानी सीधी सीधी बात यह है कि ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सीधे सीधे इस्तेमाल कर ले रहे हैं। जैसे खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी कहां हो रही है भाई? जमीन पर हो रही है। तो आप जमीन का सीधे सीधे इस्तेमाल कर रहे हो खेती बाड़ी के लिए। माइनिंग, खदान, जहां से ये खनिज निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, आप जमीन को नीचे खोदे जा रहे हो और वहां से खनिज निकाले जा रहे हो। सीधे आपने जमीन को खोदना शुरू किया और वहां से खनिज निकल रहा है, तो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। तालाब है, तालाब में आप मछली पकड़ रहे हो, ठीक है, आपने तो और कुछ किया नहीं, आप तो सीधे मछली पकड़ रहे हो। यानी नेचर में जो चीजें अवेलेबल हैं आप उन्हीं को कंज्यूम कर रहे हो सीधे सीधे, ये प्राथमिक क्षेत्र है। सीधे सीधे जो आपको नेचर से मिल रहा है आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। तो खेतीबाड़ी जमीन पे कर रहे हो, ठीक है, खदान जमीन पर खोद रहे हो। फिशिंग कहां पर कर रहे हो? फिशिंग कहां पर कर रहे हो बच्चों? आप तालाब से, झील से आप फिशिंग कर रहे हो, मछली पकड़ रहे हो। उसके बाद आपने फॉरेस्ट्री की, फॉरेस्ट्री मतलब जैसे जंगल वगैरह उगा देना, फिर जंगल का इस्तेमाल करना, तो बेटा ये क्या है? फॉरेस्ट्री है। तो जंगल उगाना और फिर जंगल का आर्थिक इस्तेमाल करना, वो फॉरेस्ट्री हो गई। तो जो भी ऐसे काम हैं जिनसे आपको फायदा भी हो रहा हो और वो सीधे सीधे नेचर से, सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है। जैसे अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है बच्चों विनिर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। यानी सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग, ये सब आ जाते हैं जहां पर चीजें बन रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं। यानी आपने प्राकृतिक चीजों को लिया और यहां पर आपने उनसे कुछ और बना दिया। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे आपने प्राकृतिक संसाधनों को एक फैक्ट्री में डाला, एक मशीन में डाला, जहां पे वो नए रूप में, नए स्वरूप में आपके सामने आ रही है। तो जैसे मान लो मैंने कॉटन लिया, कॉटन कहां होगा? खेतीबाड़ी में। ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है कॉटन। कॉटन उगा, कपास की खेती हुई, मैंने उस कपास को मशीन में डाला और मैंने उसे कपड़े में कन्वर्ट कर दिया, तो वो फिर सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। यानी जब आप कच्चे माल का इस्तेमाल करके कुछ और चीज बना रहे हो तो वहां पर ये जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। यानी जब आप कोई चीज बना रहे हो, जैसे कार बना दी, कुर्सी बना दी, लैपटॉप बना दिया, मोबाइल बना दिया, ठीक है, उसके बाद जो है जूता बना दिया, कपड़े बना दिए, तो जो भी चीज बन रही है मशीनों के द्वारा, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, तो वो क्षेत्र है विनिर्माण। तो जहां पर चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, तो उसे बोल देते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चर, विनिर्माण। और टर्शरी सेक्टर का मतलब है ऐसा क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करे, सर्विसेज दे, सेवाएं प्रदान करे, सर्विसेज दे। अब सर्विसेज का मतलब है कि आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आपको सुविधा मिल रही है, सेवाएं प्रदान करना। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, ये तो सर्विस है। तो ये कौन से सेक्टर में आ जाएगी? टर्शियरी सेक्टर में। आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका इलाज करता है, वो आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा है, आपका इलाज कर रहा है, वो आपको अपनी सर्विस दे रहा है। आपके हेयर बहुत बढ़ गए हैं, आप बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाते हो, वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा है, काट के आप ही के बाल आपको पकड़ा दिए, ये लो जी आपके कट गए बाल, ठीक है। वो क्या कर रहा है? आपके बाल कट करके बोल रहा है आपको ये मैंने सर्विस दे दी, सर्विस के पैसे दे दो, ठीक है भाई। आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है अपने बहुत बड़े सामान के साथ, आप बहुत ज्यादा सामान, कोई बेड, कोई सोफा, कोई फ्रिज, कोई कूलर, कुछ लेके जा रहे हो, पर आपको पता है कि ऐसे तो सामान पहुंचेगा नहीं, इतना सारा सामान ट्रक में पहुंचेगा। तो ट्रक
ट्रक की सुविधा आपने ली और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई। समझ में आ रही है बच्चों बात? बैंक, बैंक आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा है, बैंक आपको सेवा दे रही है, सर्विस दे रही है। क्लियर है? बिल्कुल। तो इस तरह से टर्शरी सेक्टर में आ जाती है सेवाएं, हर तरह की सेवाएं, है ना। फिर आप कैसी, मान लो आप किसी होटल में गए, होटल में आपने कोई प्रोडक्ट थोड़ी खरीदा, आपने वहां सर्विस ली, आपको रूम मिल गया, आपने उस रूम का इस्तेमाल किया और आप चले आए। तो ये सब क्या है? सेवाएं हैं। बिल्कुल। अर्बन क्लैब, बिल्कुल, उबर, ये सब क्या है? सर्विस है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मनीषा बाबू। चलो, तो तुम्हें समझ में आ गया कि प्राइमरी सेक्टर सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, यानी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सीधे सीधे। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी जो सेक्टर के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यहां पे लाते हैं और उनसे कुछ नया बनाते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं। तो अब मुझे तुम बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉल्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन सी भैया प्राइमरी सेक्टर की यानी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि? अब तुम बता सकते हो, जल्दी बताओ। सभी लोग आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया नितेश बाबू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सभी लोग बताएंगे बेटा। यहां तो कुछ नहीं बेटा, एक बार फाउंडेशन में जाओगे तो पता चलेगा कितना मजा आएगा तुमको पढ़ने में। ये तो क्वेश्चन आंसर ही है। अब तुम जवाब दे पा रहे हो, है ना? बिल्कुल, अब तुम जवाब दे पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा माइनिंग, है ना। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? माइनिंग, खनन, खनिजों को निकालना। बिल्कुल। तो एजुकेशन तो सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी वाला हो गया। ये दोनों टर्शियरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not a feature of an open economy? निम्नलिखित में से कौन सी एक खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? पहले तो मैं आपको बता दूं ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है, बच्चों ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को इतना फ्री कर दे कि कोई भी दूसरे देश के निवेशक यानी इन्वेस्टर्स आके इस देश में निवेश करें, इस देश में काम धंधा करें। समझ में आ रही है बच्चों बात? यानी आपने इकोनॉमी को, जैसे मान लो इंडिया जो है 1991 से पहले बंद इकोनॉमी था, क्लोज्ड इकोनॉमी था। फिर भारत सरकार लेके आई लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है। यानी भारत सरकार उदार हो गई, अपनी इकोनॉमी सभी देशों के लिए खोल दी कि आप जो जो देश भारत में आके इन्वेस्ट करना चाहता है आके करे, जो जो काम धंधे आप यहां स्थापित करना चाहते हो करो। अब मुझे एक बात बताओ, खुली अर्थव्यवस्था में आप क्या करोगे? सभी को इनवाइट कर रहे हो, तो आप वो हर सुविधा देना चाहोगे जिसकी वजह से कोई दूसरे देश के लोग यहां पे आके अपना काम धंधा जमाएं। हमारे देश की तरक्की होगी कैसे? जब वो अपना काम धंधा यहां पे जमाएंगे तो हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑटोमेटिकली हमारे यहां जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ेगी। हमारे देश के लोगों को नौकरी मिलेगी, तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट वाली जो खराब व्यवस्था है या अवस्था है वो सुधर जाएगी। ठीक है भाई, रोजगार वाली जो दिक्कत है, बेरोजगारी वाली जो दिक्कत है वो सुधर जाएगी। हमारे देश में जब वो हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, वो अलग बात है, संसाधनों का इस्तेमाल होगा, पर हमारे देश की तरक्की भी तो होगी। वो जिस जगह पर अपनी बिल्डिंग बनाएंगे वहां उसके आसपास और दुकानें वगैरह खुलेंगी, वो एरिया का प्राइस बढ़ जाएगा, आसपास की जमीनों के प्राइस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो तुम? पूरी इकोनॉमी रन करेगी उसके चक्कर में। तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था 1991 में खोल दी, सभी देशों को इनवाइट कर दिया कि आके आप लोग अपने काम धंधे स्थापित कर सकते हो। यानी हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को हमने अट्रैक्ट किया, एफडीआई को अट्रैक्ट किया कि आओ हमारे यहां निवेश करो। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए या दूसरे देशों के लोगों के लिए खोल रहे हो कि भैया आके अपने काम धंधे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस दौरान क्या करोगे? अगर मान लो आप देश के प्रधानमंत्री, तो आप क्या करोगे? आप पूरी कोशिश करोगे कि जो भी देश के लोग यहां पर आकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कम से कम प्रतिबंध हो, कम से कम रेस्ट्रिक्शंस हो। अब मान लो तुमने इनवाइट तो कर दिया देश के लोगों को, दूसरे देशों के लोगों को, आ जाओ। अब तुम उन्हें बोल रहे हो देखो जी हम आपको बुला तो लिए हम, पर आपको कम से कम इतनी जमीन तो लेनी पड़ेगी, तब जाके हम आपको धंधा खोलने देंगे।
आपने एक प्रतिबंध लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। आपने बोला कि भाई आपको इतने ही अमाउंट की कंपनी खोलने की इजाजत है, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। आपने बोला आप आ तो गए तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। आप आ तो गए हो, आप कंपनी स्थापित कर रहे हो, पर लाइसेंस के लिए आपको इतनी फीस जमा करनी पड़ेगी। यानी आपको सिर्फ बुलाना नहीं है, उनके लिए लिबरल होना है, उदार होना है। आपको उन्हें छूट देनी है कि आ जाओ भैया, कोई ज्यादा टैक्स नहीं देना, आ जाओ भैया जितनी जमीन लेनी है उतनी जमीन ले लो, आ जाओ भैया कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब तुम्हें इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। तो अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा एक फीचर ओपन इकोनॉमी का फीचर नहीं है? सभी लोग बताएंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो जैसे रेस्ट्रिक्शंस ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े पैमाने के उद्योगों पर प्रतिबंध अगर हम लगाएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बड़े पैमाने कोई बड़ी इंडस्ट्री खुलना चाह रही है हमारे यहां देश में, अगर मैं प्रधानमंत्री में बोलूंगा नहीं नहीं यार बड़े पैमाने के उद्योग तो हम नहीं खोलने देंगे, तो इसकी वजह से जो और दूसरे बड़े उद्योग आ रहे होंगे भारत में वो भी रुक जाएंगे। जब उन्हें पता चल जाएगा कि यार उन्होंने तो उस कंपनी के लोगों को रोक दिया, तो हम क्यों जाए, यहां पे छोड़ो, नहीं जाना इंडिया में। तो मतलब ये तो आपने नुकसान कर दिया ना। आपने इकोनॉमी ओपन की है तो आप हर तरह के बड़े छोटे मीडियम साइज के धंधे को रोकोगे थोड़ी, आने दोगे। तो ये गलत है, ये ओपन इकोनॉमी का सिंबल नहीं है। आंसर तो यही हो गया अपना। बाकी एक बार ऑप्शन देखो, डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का लाइसेंस समाप्त करना। अगर आपने किसी उद्योग को इनवाइट किया है, किसी देश के दूसरे उद्योग को आपने इनवाइट किया है, तो आप वो बोलेगा हमें तो यार लाइसेंस लेना पड़ेगा, बड़ी फॉर्मेलिटी का चक्कर है, महीने 2 महीने हमारे खराब हो जाएंगे, हम तो नहीं आना चाहते आपके देश। आप बोलोगे कोई जरूरत नहीं लाइसेंस लेने का, आप आओ और सीधे काम धंधा शुरू करो। तो आप क्या करोगे, उद्योगों का लाइसेंस समाप्त कर दोगे, है ना भाई। आप लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया है उसे और आसान बना दोगे या खत्म कर दोगे, ताकि वो उद्योग आ जाए एक बार देश में। फिर विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, आप रोक टोक नहीं करोगे, नहीं नहीं हमें तो इस क्षेत्र में विदेशी निवेश लेना ही नहीं है, हमें तो इस फील्ड में निवेश लेना ही नहीं है, नहीं नहीं आप इतना कम नहीं ज्यादा करो, नहीं आप ज्यादा नहीं कम करो। भाई जिसकी जितनी मर्जी वो इन्वेस्ट करेगा। तो हमें विदेशी निवेश की स्वतंत्रता देनी होती है कि आप जितना चाहो उतना निवेश कर सकते हो। प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, मतलब अब यहां पे ध्यान से सुनो, आपको इतनी खुली अर्थव्यवस्था बनना होगा कि कोई अगर टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी अगर इंडिया आए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं या आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी वो लोग भारत में लेके आए, उसका इस्तेमाल करें, काम धंधा स्थापित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी हम उदार कहलाएंगे, तभी हमारी इकोनॉमी उदार कहलाएगी। तो आंसर है ए कि रिस्ट्रिक्शन लगाना है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, नहीं लगाना तभी तो ओपन इकोनॉमी कही जाएगी, ठीक है बिल्कुल। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द टर्शियरी सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? बताओ इनमें से कौन सा टर्शियरी सेक्टर को बिलोंग करता है, कौन सी इनमें से एक सर्विस है, कौन सी इनमें से एक सर्विस है, जल्दी बताओ। सभी लोग बताएंगे कौन सी इनमें से एक सर्विस है। भाई देखो, फार्मिंग तो जमीन पर की जा रही है सीधे सीधे, तो ये तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, है ना। फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर, ये तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि हो गई, है ना। ये तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हो गई। प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि। उसके बाद फॉरेस्ट्री, मैंने अभी बताया फॉरेस्ट्री भी प्राथमिक क्षेत्र की हो गई। यहां पर भी आप जंगल उगा रहे हो, फिर जंगल का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब प्राकृतिक ही तो है, तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ, कॉटन का कपड़ा बना रहे हो आप, सूती कपड़ा बना रहे हो, तो सूती कपड़ा तो फैक्ट्री में बनेगा, ये तो विनिर्माण हो गया, तो द्वितीयक क्षेत्र हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। द्वितीयक क्षेत्र ये तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया जिसमें विनिर्माण होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, ये तो विनिर्माण वाला हो गया। तो आंसर क्या है, टीचिंग। मैं जो कर रहा हूं क्या है, वो सर्विस है बच्चों, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आपने मुझे 399 या 499 जिस टाइम पे भी आपने कोर्स खरीदा या आरआरबी जो भी बैच आपने लिया,
उस बैच में आपको मेरी टीचिंग मिल गई, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सर्विस है, क्योंकि आपने ये कोर्स खरीदा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो सेकेंडरी हो जाएगी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ, फॉरेस्ट्री प्राइमरी, फार्मिंग प्राइमरी, और टीचिंग हो जाएगी टर्शरी। ठीक है, ये सेवा है, ये सेवा है जिसके बदले में आप मुझे मेवा दे रहे हो। ठीक है, जिसके बदले में आप मुझे पैसा दे रहे हो। क्लियर है बच्चों? तो शिक्षण क्लियर। चलो नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी। भाई जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या का मतलब है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? बताओ बेटा, सभी लोग बताएंगे। जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था? क्या ये विकसित थी? ससुरी विकसित तो आज तक नहीं हुई, हम 2047 का टारगेट लेके चल रहे हैं। डेवलप्ड आज नहीं है तो उस टाइम पे कैसे होगी? डेवलपिंग थी? डेवलपिंग तो आज है, आजादी के इतने सालों बाद, तो ये भी नहीं थी। अनडेवलप्ड थी? हाँ, अनडेवलप्ड, देखो अनडेवलप्ड नहीं थी, मतलब पूरी तरह से बुरा हाल नहीं था, पूरी तरह से बुरा हाल नहीं था, अंग्रेजों ने कुछ तो ठीक ठाक कर रखा था, तो अंडर डेवलप्ड थी। ठीक है, अंडर डेवलप्ड थी, मतलब कि पूरी तरह से, ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से अविकसित थी, अंडर डेवलप्ड थी, मतलब कि थोड़ी कम डेवलप्ड थी, और साथ ही साथ स्टेगनेंट थी, स्थिर थी, रुकी हुई थी। यानी अंडर डेवलप्ड यानी एक तो विकास कम हो रखा है, ठीक है, विकास नाम मात्र के लिए हो रखा है, ऊपर से रुकी हुई है, विकास हो भी नहीं रहा। तो विकास पहले से ही कम हो रखा है और उसके बाद से फिर रुक और गई, तो ये भैया अंडर डेवलप्ड एंड स्टेगनेंट थी उस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों ने बुरी तरह से हमारे यहाँ की वेल्थ को ड्रेन किया। जैसे दादा भाई नौरोजी बोलते थे ना कि ये ससुरे जो हैं हमारे पूरी संपत्ति को यहां से ब्रिटेन भेज देंगे, ये निचोड़ रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, ये निचोड़ रहे हैं हमारे यहाँ की संपत्ति को, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात थी। उसी का नतीजा था कि आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को हमारी अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप्ड थी, यानी बिल्कुल ही कम विकसित थी, और स्थिर थी, यानी कोई आशा भी नहीं थी, कोई संभावना भी नहीं थी कि यह आगे विकसित होगी या विकासशील होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अबाउट 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनियल इंडिया डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। औपनिवेशिक भारत की लगभग, औपनिवेशिक भारत मतलब कि जब अंग्रेज भारत पे शासन करते थे, तो जब अंग्रेज भारत पे शासन करते थे तो भारत की लगभग 85% भारतीय आबादी अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर थी? बताओ भाई, जल्दी बताओ। आज के टाइम में तो ज्यादातर लोग जो है सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पर जब हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों के अंडर द कंट्रोल थे, तो 85% जनसंख्या कौन सी एक्टिविटी में लगी हुई थी? एग्रीकल्चर, कृषि में। बिल्कुल, देखो उस जमाने में एग्रीकल्चर और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये दो एक्टिविटीज थी जिनमें हमारी भारतीय जो जनसंख्या वो लगी हुई थी। तो एग्रीकल्चर और पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है बच्चों, तो इनमें लगी हुई थी। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी इज अ, भारतीय अर्थव्यवस्था एक, आज के टाइम में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बताओ, सभी लोग बताएंगे जल्दी। सब में ऑप्शन सी ही हो रहा है तुम्हारी किस्मत अच्छी है भाई, तुम्हारे ही पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं इस चैप्टर के। बताओ सभी लोग, बताओ भारत की इकोनॉमी कैसी है? बताओ भारत की इकोनॉमी कैसी है? सभी लोग बताएंगे। कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ना तो पूरी तरह से समाजवाद को फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह से समाजवादी
है ना तो पूरी तरह से सोशलिस्ट, ना तो पूरी तरह से सोशलिस्ट है, ना पूरी तरह से कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी है। अब तुम बोलोगे सर समाजवाद और पूंजीवाद ये क्या है? ना तो हमारी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट है, समाजवादी है, और ना ही पूंजीवादी है। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं बेटा, समाजवाद अर्थव्यवस्था वो होती है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें देश के सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, देश के माफी चाहता हूं, वो कम्युनिज्म है। देश के सभी संसाधन, सोशलिज्म का मतलब होता है, समाजवादी का मतलब होता है देश के सभी संसाधनों का बराबर बंटवारा हो लोगों के बीच। तो ये तो देश में अभी पॉसिबल ही नहीं है। देश के सभी संसाधनों का सभी लोगों के बीच में बराबर बंटवारा। वो जो मैंने अभी बोला ना, वो गलती से जो लाइन बोली कि भाई देश के सभी संसाधनों पर देश की सरकार का कब्जा होता है, या देश की सरकार का अधिकार होता है, वो साम्यवाद है। ये समाजवाद है। जैसे कम्युनिज्म बोलते हैं उसे, जैसे चाइना में देश के हर संसाधन पर देश की सरकार का अधिकार है, वही फिर लोगों को देती है यूज करने के लिए। भैया यूज कर लो, प्रॉपर्टी है सरकारी है, पर आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं, यूज करके हमें दे देना। ठीक है, यहां पर क्या है, समाजवादी का मतलब है देश के सभी संसाधनों पर सभी लोगों का समान हक, समान अधिकार। हम लोग कोशिश तो करते हैं इसको फॉलो करने की, पर पूरी तरह से हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई कितनी मेहनत कर रहा है उस हिसाब से देखो, कोई कितना दिमाग लगा रहा है, कोई कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा कमाएगा। कोई आराम से बैठे बैठे सोच रहा है मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास सभी संसाधन आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो देश के सभी संसाधनों का सभी लोगों के बीच में बराबर बंटवारा, सभी लोगों के बीच में बराबर बंटवारा के बीच समान रूप से विभाजन, ये तो समाजवाद हो गया। और पूंजीवाद का मतलब होता है जब देश के सभी संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार हो, और निजी क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए तुला हुआ है। तो पूंजीवादी का, जैसे यूएसए में ज्यादातर जो रिसोर्सेज है, ज्यादातर जो संसाधन है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, निजी क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके हाथ में है। तो पूंजीवादी का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां देश के ज्यादातर रिसोर्सेज, ज्यादातर संसाधन निजी क्षेत्र के अधिकार में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अधिकार में होते हैं। ठीक है, तो वो हालत अभी नहीं है। तो हमारे यहां पे थोड़े बहुत उद्योग सरकार के हाथ में, थोड़े बहुत उद्योग वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, यानी थोड़े बहुत संसाधन सरकार के हाथ में, थोड़े बहुत संसाधन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो हमारे यहाँ पे मिक्स्ड टाइप की है। कैसी बच्चों? मिक्स्ड टाइप की। बाकी कमांड इकोनॉमी का मतलब है प्लान्ड इकोनॉमी, और प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है बच्चों देश के सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार, वही कम्युनिज्म वाला। ठीक है, कम्युनिज्म इकोनॉमी है ये। तो प्लान्ड इकोनॉमी, सरकार का सभी संसाधनों पर अधिकार, ये प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी होती है। जैसे चाइना में सरकार का सभी संसाधनों पर अधिकार। आप किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी संसाधन को ओन नहीं कर सकते यहां पर। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे डिमांड, वस्तु की मांग और उसकी सप्लाई यानी उसकी पूर्ति डिफाइड करती है कि प्राइस क्या होगा।
तो वस्तु की मांग ध्यान से देखो, वस्तु की मांग और पूर्ति, वस्तु की मांग और पूर्ति पर, ठीक है, यह वस्तु की मांग और पूर्ति वस्तु की कीमत तय करती है, वस्तु की कीमत तय करती हैं। जैसे मान लो एकदम से मार्केट में प्याज आना बंद हो जाए, अगर प्याज की सप्लाई रुक जाएगी तो प्याज की कीमत बढ़ जाएगी, और अगर मान लो प्याज एकदम से भर के आने लगे, बहुत तगड़ी सप्लाई हो रही है, तो प्याज की कीमत घट जाएगी, ठीक है, सस्ता बिकेगा। जो चीज कम होती जाती है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो वस्तु की मांग और पूर्ति वस्तु की कीमत तय करती हैं, ये मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। कोई ज्यादा की कोई वस्तु है जिसकी बहुत ज्यादा सप्लाई है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा, उसका प्राइस जो है कम हो जाएगा। जिसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ट्रेडिशनल इकोनॉमी का मतलब है कि जब लोगों के विश्वास प्रथाएं और परंपराओं की वजह से वस्तुओं की कीमत में बदलाव आए, वस्तुओं की कीमत तय हो, तो उसे बोल देते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी। जब लोगों के विश्वास, प्रथाएं और परंपराओं की वजह से वस्तुओं की कीमत तय हो, तो उसे बोल देते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी। जैसे मान लो अब जैसे महाकुंभ जो लगा, तो महाकुंभ के आसपास कई सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया, तो महाकुंभ में जो इकोनॉमी चली प्रयागराज में जो महाकुंभ के टाइम पे इकोनॉमी चली, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, क्योंकि लोगों के विश्वास, प्रथाएं और परंपराओं की वजह से वस्तुओं की कीमत तय हो गई, ठीक है। क्योंकि महाकुंभ का टाइम था, लोग जो है हर चीज को डिमांड कर रहे थे, मांग रहे थे, तो वहां पर तुम देखो वस्तुओं की कीमत तय हो गई। भाई मैंने एक तो रील मैंने ऐसी देखी जिसमें क्या हो रहा था कि एक इंसान जो है वो बोल रहा है कि अगर आप लोग कुंभ नहीं आ पा रहे हो तो ऐसा करो, आप मेरे व्हाट्सएप पर अपनी फोटो भेज दो, मैं उसकी फोटो निकालूंगा हार्ड कॉपी में और मैं उसको डुबकी लगवा दूंगा, 1200 रुपए लूंगा मैं। आप नहीं आ पाओगे कोई बात नहीं, आपके फोटो को डुबकी लगवा दूंगा, आपका एक तरीके से महाकुंभ का स्नान हो जाएगा। उसने पैसे बनाए भाई बहुत तगड़े, लाखों रुपए छाप लिए उसने इस तरीके से। बिल्कुल होगा राज, बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल डिजिटल स्नान करवा दिया उसने 1200 रुपए में। सोचो उसने लाखों रुपए छापे भाई। अपॉर्चुनिटी का किस तरीके से इस्तेमाल किया। तो मतलब लोगों की परंपरा, विश्वास, अब लोगों का विश्वास था कि यार महाकुंभ में स्नान करना है पर जा नहीं सकते, अब उनका विश्वास का फायदा उठाया, इकोनॉमी चल पड़ी, ठीक है। तो भैया इस तरीके से यहां पर चीजें आगे बढ़ी हैं। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करें। समझ में आ रहा है? सभी लोग बताएंगे बेटा। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, अबे सही बात है, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ा जाए। एक सेकंड, ये नोटिफिकेशन क्या आ रहा है भाई? लैग हुआ क्या अभी बीच में? लैग हुआ था बीच में थोड़ा सा, यहां पे वो रेड मार्किंग आई है। एक सेकंड, थोड़ा सा हुआ है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ भाई बताओ। चलो आगे बढ़। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, यहां पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है और वो रोक रहा है क्लास को।
अमित, इसी तरह के क्वेश्चंस या इससे भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे बेटा। सब लोग रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो, सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लो। यहां पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, पॉपअप आ रहा है निकल के बार बार, ओबीएस को रोक रहा है। हाँ, एक पॉपअप आया हुआ है। अभी अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है? हाँ भाई लोग, ये सिस्टम अपडेट आया है यार, सिस्टम अपडेट आया है, सिस्टम अपडेट आया है, और ये तो टाइम लेगा। बार बार रुक रहा है, वो पॉपअप आया ना तो उसको क्लिक करना पड़ेगा बार बार हटाने के लिए। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये सिस्टम अपडेट आया है, करंट अफेयर्स की क्लास से पहले इसको करना पड़ेगा, और ये लेगा, इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर, पक्का लेगा इतना। एक सेकंड में देख लेता हूं। हमारे 6 क्वेश्चंस तो हो गए, 4 और रह गए थे। बफरिंग हो रही है अभी भी? क्लियर है? एक सेकंड। भाई 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 भाई, नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अभी देखो, ये पॉपअप जाएगा नहीं भाई, ये अपडेट मांग रहा है, फटाफट से अपडेट करता हूं इसको मैं। ठीक है, 10 बज गए, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 4 क्वेश्चंस रह गए, सुनो मेरी बात। 4 क्वेश्चंस अभी रहते हैं, 4 क्वेश्चंस रहते हैं इसको, क्योंकि सेकंड पार्ट भी आएगा इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो कल सेकंड पार्ट में मैं ये 4 क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाके इसको कवर करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे बताओ अभी आवाज आ रही कि नहीं? जो मैंने बोला तुम्हें सुनाई दिया? स्टक हो रहा है बार बार? हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, 4 क्वेश्चंस कल सेकंड पार्ट के साथ करवा दूंगा। ठीक है, 10 + 4 14 क्वेश्चन करेंगे कल, कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी इसको मैं फटाफट से अपडेट कर देता हूं, वरना करंट अफेयर्स की भी जाएगी क्लास। ठीक है, कोई नहीं, कल 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 मिलो अपना टाइम पे, सेम टाइम पे। कल दूसरा पार्ट में मजा आ जाएगा तुम्हें, कल और बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, चारों क्वेश्चन साथ में कर देंगे बिल्कुल। सिस्टम अपडेट नहीं किया था इसलिए तो दिक्कत आ गई, हम इग्नोर करते चले गए। चलो बेटा, मिलते हैं कल मिलते हैं, और करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते हैं अगर अपडेट हो गया टाइम से तो। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।